संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ सबके लिए वैक्सीन है जरूरी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जाएगी। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब पीएम किसान सम्मान में पश्चिम बंगाल के किसान भी शामिल कर लिए गए हैं। यहां प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना के जरिए अब तक किसानों को 1,35,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज के भुगतान की सीमा भी बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं कोरोना से जंग में संसाधनों की बात करते हुए पीएम ने भरोसा दिलाया कि इसमें आने वाली तमाम बाधाएं दूर की जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा सके। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। तो जब भी बारी आए आपकी टीका जरूर लगवाएं। और आज से स्पुतनिक वी भारतीय बाजारों में लॉन्च हो गई है। हैदराबाद में इसकी पहली डोज लगाई गई। भारत में इसका वितरण देख रही कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के मुताबिक इसकी कीमतें 950 के आसपास रखी गई हैं। इधर वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसमें दिसंबर तक 300 करोड़ से ज्यादा डोजेस की तैयारी दिखाई देती है। वैक्सीन पर सारे अपडेट के साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी और सिल्की सिंह जुड़ गए हैं। आलोक, ये बताइए कि सरकार ने जो वैक्सीन का पूरा खाका दिया है, 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की तैयारी दिखती है, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सरकार ने 300 करोड़ के वैक्सीन का दिसंबर तक का रोड मैप पेश किया है, उस लिहाज से अगर देखें तो दिसंबर तक 18+ यानी 18 साल से जितने उम्र के ज्यादा लोग हैं, दिसंबर तक उसके मुताबिक सभी लोगों को टीका लग जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त टीकाकरण की रफ्तार काफी सुस्त है। सेंटर्स पे टीके नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 2 ही कंपनियां इस वक्त देश में टीका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन जो सरकार ने मई महीने से ही जो आगे दिसंबर तक का एक रोड मैप पेश किया है टीके की मैन्युफैक्चरिंग की, वो काफी उत्साहजनक है। वो उससे पता चलता है कि सरकार के पास एक रोड मैप है और सभी 18+ को दिसंबर तक टीका लगाया जा सकता है। जैसे मई में करीब 9 करोड़ के आसपास, जून में 10 करोड़, जुलाई में 15 करोड़, अगस्त में 36 करोड़, सितंबर में 50 करोड़, अक्टूबर में 56 करोड़, नवंबर में 59 करोड़ करीब, दिसंबर में 65 करोड़। ये टोटल अगर जोड़े तो 217 करोड़ के करीब टीके देश में अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों भी फिलहाल अभी कोशिश में जुटी हुई कि विदेशों से भी कुछ टीके मंगाए जा सकते हैं। कुछ राज्य ग्लोबल टेंडर भी निकाले थे। अगर वहां से भी टीके आते हैं तो ये बताया जा रहा है कि जुलाई तक 51.5 करोड़ टीके तो देश में होंगे ही। तो अभी तक टीकाकरण में करीब 18 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। तो कुल मिलाकर जो टीकाकरण का जो रोड मैप सरकार ने पेश किया है, वो काफी उत्साहजनक है। और जैसा आपने बताया कि आज से स्पुतनिक वी में देश में लॉन्च हो गया, तो ये काफी एक बड़ी बात है। स्पुतनिक वी की तरफ से देखें तो कई सारी कंपनियां जो उनकी हैं, वो भी टीकाकरण में जुटेंगी। भारत बायोटेक की जो कंपनी है कोवैक्सीन, उनकी 4 सहयोगी कंपनियां भी इस टीकाकरण में जुटेंगी। सरकार का सहयोग भी उनके पास है। तो ये कुल मिलाकर जो एक रफ्तार है, टीकाकरण की रफ्तार आने वाले दिनों में बढ़ेगी। भले ही इस वक्त सुस्त चल रही है, लेकिन जो सरकार ने रोड मैप पेश किया है, यकीनन उससे देशवासियों के मन में जरूर इस बात होगी कि 18+ जो लोग हैं, उनको समय रहते या दिसंबर तक, इस साल के अंत तक सभी लोगों को टीका लग सकेगा। आलोक, एक और खास बात है कि जो कोवैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाया गया है, इसको लेकर कि क्यों बढ़ाया गया है, इस पर क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एक कंफ्यूजन का माहौल हो गया था। सरकार ने शुरू में कहा कि 4 हफ्ते बाद आप लगवा सकते हैं टीका,
सारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको 4 हफ्ते के अंदर लगा दिया गया टीका 28 दिनों के बाद। लेकिन उसके बाद सरकार ने अपना एक कह सकते हैं कि जो सिस्टम था, जो आईसीएमआर की तरफ से फिर गाइडलाइंस आई, अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब 12 से 14 हफ्तों के बाद इसको लगाया जाना है, जबकि पहले 4 से 6 हफ्ते के बाद जो कोविशील्ड जो था टीका वो लगा रहा था। तो कुल मिला के अब जो स्थिति है, ये प्रूफ हो चुकी है, जो विदेशों के जो जर्नलिस्ट हैं, काफी सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ जो अमेरिका के जो काफी सम्मानित वहां पे जो हेल्थ के हेड हैं, डॉक्टर फॉजी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अगर जो ये टीका है, अगर इसको 12 से 14 हफ्ते में लगाया जाता है तो इसकी एफिकेसी जो है वो 90% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिहाजा सरकार ने जो इस वक्त डिसीजन लिया है वो इस लिहाज से काफी अच्छा है। और फौजी ने भी तारीफ की है कि ये वैक्सीनेशन जो पहला डोज है, लगभग सभी लोगों को लगाया जाना चाहिए। दूसरे डोज के लिए आप वेट कर सकते हैं, पहले डोज से ही आपके अंदर इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए भारत सरकार के भी हक में यही है और सभी के हक में है कि जब तक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सुस्ती है या फिर कमी है, तब तक लगभग सभी लोगों को एक डोज तो लगा ही दिया जाना चाहिए और 12 से 14 हफ्ते के बाद इसको आगे आने वाले दिनों में दूसरा डोज लगाया जा सकता है। जी, तो आलोक जो बात कह रहे हैं और जिन डॉक्टर फॉची का हवाला दे रहे हैं, आइए सुनते हैं कि डॉक्टर फॉची ने दरअसल कहा क्या है। When you don't have enough vaccines, what you've got to do is try to get as many people vaccinated as you possibly can. And for that reason, when you have a shortage of vaccine, extending the duration between the first and the second dose in order to get more people to at least get a first dose is a reasonable approach. The fact that you delay it that long, it is very unlikely that it would have a negative effect on the efficacy of the vaccine. So in many respects, when you are in a very difficult situation, the way you are in India, you have to try and figure out ways to get as many vaccines into people as quickly as you can. So that, I believe, is a reasonable approach to do. I wouldn't call that a cover-up at all. And I believe that the rich countries and the countries that have the capability of making and distributing vaccines really do have a moral responsibility to assist those countries that don't have the capability of doing that, particularly low and middle income countries. तो ये थी वैक्सीन के प्लान की बात और आगे क्या होने वाला है उसकी बात। लेकिन अभी वैक्सीनेशन अभियान चल कैसे रहा है ये समझने के लिए चलते हैं सिल्की सिंह के पास, जो आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कैसा है वैक्सीनेशन का हाल। सिल्की जी, देखिए, अब तक महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन है वो 1,93,00,000 लोगों को मिल चुका है। हालांकि इसमें से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 45 साल के ऊपर हैं और जिनका सेकेंड डोज जो है वो अभी भी बाकी है। कुछ दिनों पहले इसी स्थिति के लिए महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन को रोकने का फैसला लिया गया था, उसे सस्पेंड करके वो जितनी भी डोजेस थी वो 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की बात कही गई थी। यहाँ पर स्थिति अभी फिलहाल ये है कि जो डोजेस 18 से 44 साल की थी वो भी 10 लाख ही डोजेस हैं, जबकि लगाए जाना है 20 लाख लोगों को। तो 10 लाख डोजेस की और मांग कर रहा है राज्य सरकार केंद्र से। और इसके अलावा जो बीएमसी है उसने भी अपने तरफ से 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस के लिए एक ग्लोबल टेंडर निकाला है और जल्द से जल्द इसके प्रोक्योरमेंट के बाद करीब 3 महीने का लक्ष्य लेकर चल रही है कि मुंबईकर्स को वो 3 महीने के भीतर सारे लोगों को वैक्सीन लगा देगी। वहीं जो राज्य सरकार है, इन्होंने केंद्र को एक और चीज की रिक्वेस्ट की है, वो है कि सिंगल ग्लोबल जो टेंडर है वो जारी करने की वैक्सीन के लिए, ताकि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच में किसी तरह का कंपटीशन नहीं हो। तो फिलहाल ये स्थिति है कि अलग अलग जगह पे जो वैक्सीनेशन है वो काफी धीमी रफ्तार पे और कम लोगों को कम सेंटर्स पर अवेलेबल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिल्की आपका और आलोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत में जो आज से स्पुतनिक का नया एक अभियान शुरू हुआ है, तो उसकी आगे की प्लानिंग्स क्या है?
अब भारत में स्पुतनिक वी का वितरण कर रही कंपनी डॉक्टर रेड्डीज 6 अन्य कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाने की बातचीत कर रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएफओ पराग अग्रवाल ने कहा कि देश में प्रोडक्शन शुरू होने पर स्पुतनिक की कीमत भी कम हो सकती है। स्पुतनिक हमको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रैल में मिला था और पहला बैच 1.5 लाख वैक्सीन का आ चुका है कंट्री में, जो कि आपको पता है, पब्लिकली अवेलेबल है न्यूज। हम इस वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्रीज होना जरूरी है और इसलिए हमारे को पायलट टेस्ट करना होगा डिफरेंट चैनल्स में, गवर्नमेंट चैनल में, प्राइवेट चैनल में। सो जो हमारा पहला बैच है उसको हम पायलट टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे कि जब हम स्केल अप करेंगे इसको 25 करोड़ वैक्सीन के लिए, जो 12.5 करोड़ इंडियंस को हमें वैक्सीनेट करना है, उसके लिए जरूरी है कि हम क्वालिटी मेंटेन करें वैक्सीन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहला बैच हम उसके लिए यूज कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो सके और जितने ज्यादा इंडियंस को हो सके हम लोग वैक्सीनेट करें। ये हमारा प्लान है। और अब कोरोना का अपडेट। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,43,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,000 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा केस अभी भी महाराष्ट्र, केरल और आंध्र से आ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश टॉप के 5 राज्यों से बाहर आ गया है। दिल्ली में भी मामले काफी घटे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गई है। यही नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि रोजाना आंकड़े एक स्थिरता दिखा रहे हैं, जो कि अच्छा संकेत माना जा सकता है, हो सकता है। हालांकि दूसरी वेव कब तक टिकेगी, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यूपी के आगरा के 228 गांव में कोरोना का कहर है। चेन ब्रेक करने के लिए कमेटियां लगाई गई हैं, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। लक्षण वाले मरीजों को गांवों में कोरोना की दवा दी जा रही है। सीएम योगी ने खुद भी पथौली गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया, बता रहे हैं सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी। आगरा के गांव में भी कोरोना फैल रहा है और अब तक 228 गांवों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। और आप देख सकते हैं ये पथौली गांव है, ये वही गांव है जहां मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया था और कोरोना पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी का एक खास निर्देश था कि सभी लोग जो है मास्क जरूर लगाएं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस गांव में निश्चित रूप से सीएम की अपील का व्यापक असर पड़ा है और आप जितने लोग दिखेंगे सबके सब मास्क लगाए दिखेंगे। और गांव में गांव निगरानी समितियां जो बनाई गई हैं तो उनको जो है हर जगह 690 गांव जो हैं तो वहाँ जो निगरानी समिति है उसका काम यही है कि जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनकी जानकारी रखना और साथ ही साथ कुल 4,890 कर्मचारी तैनात किए गए हैं आगरा के 690 गाँव में। तो निगरानी समिति का काम अहम हो गया, ये बात सीएम ने भी कही है। और यहाँ इस गांव में देखिए प्रॉपर टीम तैनात है। और एक बार फिर गोवा से दुखद खबर है। ऑक्सीजन संकट से बीती रात 13 मरीजों की जान चली गई। इस तरह 4 दिन में ऑक्सीजन की कमी से 74 लोगों की जान जा चुकी है। गोवा सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए मांग की है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा को ऑक्सीजन सप्लाई मुहैया कराने को कहा था। गोवा सरकार ने मौतें कैसे हुई इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम भी बना दी है। कोरोना महामारी में एक्टर सोनू सूद लोगों के लिए एक बड़े संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं। चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो या बेड की दिक्कत या फिर हौसला बढ़ाना, सोनू सूद बढ़ चढ़कर इसमें काम कर रहे हैं। सहयोगी चैनल CNN News 18 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपकी एक टीम है, मैं जानता हूं, जो कि हमेशा तत्पर रहती है, रेडी रहती है। लेकिन सोनू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले वेव में भी आप सड़क पर उतर गए थे लोगों के लिए, बस और फिर उनके जाने के लिए, ट्रैवल के लिए आपने बहुत हज़ारों का लाखों लोगों की मदद की। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें समय नहीं मिल रहा लोगों को बचाने का। आज जो एकदम ठीक है या थोड़ा सा उसको थोड़ी सी तकलीफ है, और अगले दिन इतना सीरियस हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि उसको कैसे बचाया जाए। मैंने पहली दफा आनंद सुना था, एक
ट्रीटमेंट होती है एक्मो मशीन की, जो लंग्स, आर्टिफिशियल लंग्स की तरह करती है और बचाती है पेशेंट करती है। पहले नहीं मैंने सुना था, लेकिन मैंने खुद 2-3 लोगों को हेल्प किया एक्मो के थ्रू। हमने एक लड़की की जान बचा भी नहीं पाई, लेकिन आप विश्वास कीजिए मुझे 10 से 20 केसेस रोज सिर्फ एक्मो के आते हैं कि आप इन्हें बचाइए। मतलब आप ये सोचिए कि लंग्स लोगों के इतने लोगों के खत्म हो रहे हैं कि उन्हें बचने का समय नहीं मिल रहा, और बहुत लिमिटेड मशीन है पूरे देश के अंदर। हॉस्पिटल्स की जो एक बार मशीन जो ऑक्यूपाई होती है वो छुटती नहीं है, और लोग इतने डेस्परेट हैं, आप कितना भी पैसा खर्च ना करना चाहें लेकिन आपको मशीन नहीं मिलेगी। और आप सोचिए कि अगर आप उन्हें बचा ना पाए तो जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आप वो भी क्या सोचते होंगे कि आपने जिंदगी में क्या किया कि आप अपनी जान बचाने के लिए एक चीज अवेलेबल नहीं कर पाए, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं कर पाए और लोगों ने जान गंवाई। तो ये बड़ा दुख हो रहा है कि जो जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है। जब आपको कोविड हुआ था तो आप 5-6 दिन में ठीक हो गए थे, और ख़ासकर शायद क्योंकि आपने वैक्सीन लगा ली थी तो फिर उसकी भी मदद हुई। लेकिन एक आपका जो एटीट्यूड था, मेंटल अप्रोच था कि कोविड की ऐसी की तैसी, मैं आपसे आग्रह करूंगा एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेल आवर व्यूअर्स, उनको ज़रा बताएं कि कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर वो संक्रमण उनको हरा देता है। ये जो बैटल है पॉजिटिविटी का, इसको आप कैसे कहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे फॉलो करें? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें पता है कि हम मुश्किल हालातों में रह रहे हैं, और ख़ासकर जब हम अपने आसपास इतनी खबरें सुनते हैं कि इतने यंग लोग जा रहे हैं, बचे नहीं, तो हमारा दिल कहीं और टूटता है। अब सोचिए, जो अस्पतालों में मैं बहुत मतलब कई हज़ारों पेशेंट्स के साथ टच में रहता हूँ, और उनके परिवार वाले बोलते हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे, या उनको तकलीफ़ें हैं और उनका कोई ध्यान नहीं दे पा रहा अस्पताल में। आप देखिए, तो मैं फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर्स जाते हैं उनके पास, तो उनको एक अच्छा लगता है कि यार हम सही हैं। पर जो आज अस्पताल में है, देखिए, हम अलग उस समय में रह रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए अस्पताल में, तो आपको पता है कि आपके परिवार वालों को भी आपको देखने को नहीं मिला जाएगा। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल का एक बेड ढूंढ रहा था, दिल्ली के अंदर मिल नहीं रहे थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक बेड ढूंढा, और मैं जब फ़ोन करने वाला था तो अचानक एक मैसेज आया मेरी फ़ोन पर, और उन्होंने बोला कि एक बड़ा ICU बेड है, प्लीज़ आप बता दीजिए। पता नहीं, रैंडम फ़ोन था, तुरंत उनको वापस फ़ोन किया। मैंने बोला कि एक बेड है, शायद आपकी किस्मत अच्छी है, और मैंने अभी बेड ढूंढा और आपका मैसेज आया, शायद आप ही के लिए था, चलिए। वो जो हस्बैंड था वो हॉस्पिटल जाने को रेडी नहीं था। वो उसने बोला कि अगर मैं मरूंगा तो घर पे ही मरूंगा, मैं अस्पताल में जाके नहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना। तो उसकी जो वाइफ है रो रही थी जोर से, उसकी बेटी रो रही थी। मैंने बोला कि आप मेरी बात करवाएं। मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला कि सर मैं आपको वादा करता हूँ कि आप ठीक होकर वापस आएंगे, आप अस्पताल जाइए। तो वो इतना घबराया हुआ था कि कह रहा सर अगर मैं चले गया तो ना मैं अपने परिवार के साथ को दोबारा मिल पाऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वाले वापस देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं समय इधर ही बताना चाहता हूँ। आप ये सोचिए कि मेंटली लोग इतने टूट चुके हैं कि उन्हें लगता है कि यार मैं घर पे ही रहूं और हो जाऊं, और उसमें बहुत लोगों की तबीयत खराब भी होती है। तो मैं जितने दर्शक हैं उनसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अपने जो मनोबल है उसको इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपका अंदर से ही जो रिकवर होना शुरू हो कि भैया ठीक हूँ, लेकिन साथ साथ टेस्ट करवाते रहें, ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहें, CT स्कैन्स करवाएं, और जो जो चीज़ें हैं उसको बताते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो परिवार में बताएं, परिवार वाले डॉक्टर्स को बताएं, जहां पर भी आपके मैंने खुद फ्री हेल्थ लाइन शुरू की हुई है, जहां पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्टिंग चाहिए तो टेस्टिंग हम करते हैं, आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए, कुछ पूछना है, आपको तकलीफ है, तो वो भी हम आपको आंसर करेंगे कि आपको अभी डॉक्टर्स की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन ये समय मनोबल स्ट्रॉन्ग के साथ साथ थोड़ा सा सतर्क रहने का भी है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें और कोरोना को जीतने ना दें। ये समय कट ही जाएगा, लेकिन अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। खाने का तेल आम आदमी का तेल निकाल रहा है। पिछले 1 साल के अंदर खाने के तेल की कीमतें 2 गुनी हो गई हैं। अब इनकी बदौलत चॉकलेट, पेस्ट्री, साबुन, लिपस्टिक, बायोफ्यूल ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली कंपनियां जो हैं उनकी लागत बढ़ने वाली है, और इनके दाम भी जल्दी ही बढ़ेंगे। कोरोना की मार झेल रहे आम आदमी पर महंगाई का बोझ भी बढ़ रहा है। जरा खाने के तेल की कीमतों पर गौर कीजिए। 1 साल में पाम ऑयल से लेकर मूंगफली, सनफ्लावर, सरसों तेल तक की कीमतें 2 गुना तक बढ़ गई हैं। 70% तक इंपोर्ट पर निर्भरता के चलते इसमें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बड़ा योगदान है। कोरोना के चलते सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब है।
मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में रमजान और लॉकडाउन के चलते उत्पादन भी घटा है। हमारे देश में पिछले वर्ष के मुकाबले खाद्य तेलों में 70 से 80% बाजार तेज हुए हैं। इसकी मेन वजह विदेशी खाद्य तेल बाजार का तेज होना है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि चाइना की अनएक्सपेक्टेड डिमांड की वजह से विदेशी खाद्य तेल बाजार सीपीओ, सोया ऑयल बहुत तेज हुआ है। उसका सीधा प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है। खाद्य तेलों की महंगाई अब आम महंगाई में तब्दील हो रही है। रेस्टोरेंट के खाने से लेकर चॉकलेट, पेस्ट्री, साबुन, लिपस्टिक, बायोफ्यूल सबकी लागत बढ़ रही है और अब इनके दाम भी बढ़ेंगे। जानकारों के मुताबिक कोरोना और बढ़ती महंगाई के चलते डिमांड तो घटेगी ही, भारतीय ग्राहक की फूड हैबिट भी बदल सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और एक दूसरे को आवाज़ लगाते रहिए। नमस्कार।